हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है रिट्स। तो टुडे वी हैव टू डू द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। आज हमें जो 5 तरीके की रिट्स हैं, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था, इधर ये अगर मैं इसको क्लीन कर दूं एक बार, एक मिनट, इधर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, आज हमें ये करना है। वी हैव टू डू दिस। व्हाट इज रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्यो वारंटो एंड रिट ऑफ शेरशोरेरी। ठीक है, तो आज हमें ये रिट्स के बारे में करना है। तो देखो, मैं आपको फिर से एक बार दोबारा से रिट्स क्या है उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले क्लास में देखा था, रिट्स होती है, रिट्स आर द राइट विच आर गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ये भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है कि आपको रिट्स की गारंटी है आर्टिकल 32 में, कि कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है स्टेट के थ्रू या किसी इंडिविजुअल के थ्रू या किसी स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी के थ्रू, तो यू हैव द राइट दैट यू कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट में। और इससे थोड़ी वाइडर पावर जो हाई कोर्ट के पास है 226 में, हाई कोर्ट के पास थोड़ी वाइडर पावर है 226 में। ठीक है, तो 32 226 हम कर चुके थे। इससे पहले एक बार मैं आपको हमारा जो एक और आर्टिकल रिमेनिंग था, वो था 139 रिमेनिंग था। तो एक बार आप उसको निकाल लो, हम उसको कर लेते हैं, उसमें 2 मिनट लगेंगे। 139 कुछ नहीं है। ये देखो, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बच्चों को लगता है कि ये भी रिट की बात करता है, इसमें यहाँ आर्टिकल 139 में रिट फाइल हो सकती है। तो ये क्या कहता है मैं बताता हूँ आपको। देखो, 139 सिंपली क्या बात करता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ confer on Supreme Court powers to issue directions, order, writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, or any of them। अब आगे यहाँ पर आगे ध्यान देने वाली बात है, ये देखो, फॉर एनी purposes other than those mentioned in clause 2 of article 32। ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, भाई अभी क्या है, अभी आर्टिकल 32 में क्या है कि 5 रेट है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है 5 रेट इशू करने की, है ना, 32 में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर तो है नहीं, मतलब इन कंपैरिजन टू 226 की अगर बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो इन कंपैरिजन टू हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ रिट्स इशू करने की पावर है, और वो भी आर्टिकल 32 में सिर्फ पार्ट थ्री फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। तो ये यहाँ 139 कहता है कि अगर पार्लियामेंट को लगता है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ, अगर पार्लियामेंट को लगता है तो पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकता है कि वो फंडामेंटल राइट के अलावा भी दूसरे चीजों के ऊपर रिट इशू कर सके। ये लिखा है फॉर एनी पर्पस अदर देन दोज मेंशन्ड इन 2 ऑफ आर्टिकल 32। तो जो पावर 32 में मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की जो पावर मिली हुई है, वो कहां तक लिमिटेड है, फंडामेंटल राइट्स तक। आपका कोई फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो आप जा सकते हो डायरेक्टली। लेकिन सपोज कोई और अदर राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, फंडामेंटल नहीं है जो आपका राइट, तो फंडामेंटल राइट में फॉल नहीं करता है, पार्ट 3 में फॉल नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन के,
तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपके पास राइट है 226 का हाई कोर्ट जाने का। हाई कोर्ट जाने का आपके पास राइट है, ठीक है। तो आर्टिकल 139 एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है और पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि अगर अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और इनके अलावा भी कोई किसी और इशू पर रिट इशू करने की पावर दी जाए, 32 के अलावा, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी और चीज पर पावर दी जाए रिट इशू करने की, तो पार्लियामेंट ये कर सकता है लॉ के थ्रू, ठीक है। तो ये जस्ट इतनी सी बात करता है 139, ठीक है, कि किसी और पर्पज के लिए भी रिट इशू करने की पावर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है बाय लॉ। ऑब्वियसली बाय लॉ, लॉ पास करेंगे, एक्ट बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की पावर को एनहेंस कर देंगे। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट के पास इनफ 142 में तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर ही सकता है, बट रिट जुरिस्डिक्शन को इंक्रीज करने की पावर एक्चुअली यहां पर दी हुई है, पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी तक ऐसा कोई लॉ है नहीं जो मैं जानता हूं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई लॉ है नहीं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बट अभी तक तो ऐसा ही होता है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अदरवाइज आपका कोई और पर्पज है, किसी और पर्पज के लिए रिट इशू आपको करानी है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो 226 में, ठीक है। तो ये एक चीज थी 139। ये जो रिमेनिंग पार्ट था ये डील हो गया। अब हमें आगे चलना है। अब हम एक एक करके रिट्स को देखेंगे, एक एक करके हम रिट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसको वापस चलते हैं 32 पर वापस आते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले देखेंगे हिबेस कॉर्पस। इसको हिबेस कॉर्पस बोलते हैं, तो बाकी आप जैसे इसको प्रोनाउंस करो, इसको हिबेस कॉर्पस बोलते हैं, ठीक है। हिबेस कॉर्पस स्पेलिंग देख ले एक बार, ठीक है। HABE है, HABE, ठीक है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन कुछ और आती है इसकी और स्पेलिंग कुछ और आती है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो हिबेस कॉर्पस, नाउ हिबेस कॉर्पस क्या होता है, देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूं पहले। हिबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। एक तो ये लैटिन वर्ड है, सबसे पहली बात तो ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इसका लिटरल मीनिंग जो है, इसका लिटरल मीनिंग की अगर बात करें तो इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव, यू मे हैव द बॉडी, या टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी, या फिर इसको ये भी बोलते हैं यू मे हैव द बॉडी, यू मे हैव द बॉडी, ठीक है। कई लोग इसको बोलते हैं टू प्रोड्यूस द बॉडी, और यू मे हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखो, हिबेस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। किस राइट को, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को। सपोज कोई आदमी गायब हो गया, उसको वो मिल नहीं रहा है। देखो ये दो सिचुएशंस होती है, एक तो सपोज ए है ए है और ये गायब हो गया है ना। इसके बारे में, इसके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पता, इसके वेयर अबाउट्स के बारे में किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ गया, कहाँ है। और एक तो ये गायब हो गया, तो इस कंडीशन में भी हिबेस कॉर्पस लगाई जा सकती है। एक देखो दूसरी कंडीशन में बताता हूं। सपोज ए है, ए तो, और ये पुलिस है, पुलिस या कोई भी अथॉरिटी, सीबीआई या जो भी अथॉरिटी है, फेमा फेरा या सीबीआई, एनआईए, जो भी है अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी, वो क्या करते हैं, ए को अरेस्ट कर लेते हैं, ए को अरेस्ट कर लेते हैं, उठाते हैं और इधर जेल में लाते हैं उसको,
खूब पीटते हैं, ठीक है, उसको अच्छी सर्विस देते हैं उसको। बट क्या करते हैं देखो, ना तो उसकी कोई एंट्री करते, नो एंट्री, ठीक है, ना तो उसकी कोई एंट्री करते किसी डीडी एंट्री में या अपनी किसी केस डायरी में या कुछ नहीं, और ना किसी को इन्फॉर्म करते, ना किसी को इन्फॉर्म करते, ना पुलिस को, ना सॉरी पुलिस कह रहा हूँ, ना उसके रिलेटिव्स को, ना मजिस्ट्रेट को, ना किसी को। तो ये अरेस्ट क्या हुआ, ये अरेस्ट कैसा हुआ, ये अरेस्ट हुआ इलीगल, ठीक है। क्योंकि देखो, आपको पता होगा सीआरपीसी में आपको प्रोविजंस, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ा है तो अच्छा है, नहीं नहीं पढ़ा है तो हम कर लेंगे उसको भी, बट मैं आपको प्रोविजंस बता देता हूँ, आप अगर चेक करना चाहो तो कर लेना इसको। देखो 41 में अरेस्ट की बात है, और 57, 167, ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा रखने वाली जो बात है, ठीक है, और इमीडिएटली मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करने वाली बात। तो ये सारे प्रोविजंस है सीआरपीसी में, ठीक है। मतलब हमारे लॉ में जो भी पुलिस करती है या मजिस्ट्रेट करते हैं या कोर्ट करती है, वो सब कुछ रिटर्न है, वो सब कुछ रिटर्न मिलेगा आपको। तो आपको कैसे अरेस्ट करना है, कब तक उसको पुलिस स्टेशन में रखना है, कब उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना है, कितना टाइम है, कितना टाइम आपके पास है, कितना टाइम उसको रख सकते हो, पुलिस कस्टडी कब मिलेगी, जुडिशियल कस्टडी कब होगी, इन सब का एक प्रोसेस है, एक एक लॉ के थ्रू एक प्रोसेस है, ठीक है। आप किसी को अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते कि किसी को भी अपनी मर्जी से उठाया आपने और पुलिस स्टेशन में लिया है, और 2 दिन के बाद सोच रहे हो कि अभी इसका क्या करें, अभी इसकी रिपोर्ट लिखते हैं, अभी इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज का हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसेस है, ठीक है। किसको अरेस्ट करना है, आप देखोगे 41A B C D, आपको सारी चीजें मिलेंगी, मेमो फिल करना पड़ता है और इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ता है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। हर चीज मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज आप सीआरपीसी में पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज मिलेगी कि पुलिस की कितनी पावर्स है, और पुलिस क्या कर सकती है, या कोई भी अथॉरिटी क्या कर सकती है, और अरेस्ट करने के कितने टाइम तक उसको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, 24 घंटे के बाद उसको इमीडिएटली प्रेजेंट किया जाएगा या 24 घंटे से पहले प्रेजेंट किया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। तो एक पूरा सिस्टम प्रोसेस के थ्रू, लॉ के थ्रू एक पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे, अगर प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू आपने उसको अरेस्ट करा है, प्रॉपर एफआईआर हुई उसके नाम की, आपने 41 के प्रोविजंस को कंप्लाई किया, 57, 167 सारे प्रोविजन को कंप्लाई करके पुलिस वाला उसको अरेस्ट करता है, तो इस कंडीशन में तो ये लीगल होगा, ये सॉरी इस कंडीशन में तो ये लीगल होगा, ठीक है, इस कंडीशन में तो लीगल होगा। लेकिन लेकिन जो मैंने आपको बताई कि पुलिस वाले ने किसी भी ए पर्सन को उठाया और उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए, और उसकी कोई एंट्री नहीं करी, कोई किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करा, और उसको 2 दिन 3 दिन तक 2-3 दिन तक यहीं रखा और उसको उसकी खूब सर्विस करी। तो इस कंडीशन में ए के पास क्या राइट है, ए के पास क्या राइट होगा, ए क्या कर सकता है। अब इस कंडीशन में आप सोचो कि डायरेक्ट इसके ए के डायरेक्ट कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जो मेजर, वैसे तो कई हो रहे हैं लॉ के अकॉर्डिंग, तो काफी चीज इलीगल है, बट मेजरली आप देखोगे मेजरली आप देखोगे तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात है, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी की, लाइफ एंड लिबर्टी की बात है, ठीक है, 2021। तो अभी हम आर्टिकल 21 से ही समझते हैं। तो सपोज आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है, आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज हो रहा है ए का, तो ए के पास क्या राइट है कि ए आर्टिकल 32 में
या फिर आर्टिकल 226 में रिट फाइल कर सकता है, रिट फाइल कर सकता है किसकी? हिबस कॉर्पस की। पूरा ही लिख देता हूं मैं इसको, हिबस कॉर्पस की। ठीक है, हिबस कॉर्पस की। अब आप कहोगे कि ए तो कस्टडी में है, ए कैसे फाइल करेगा हिबस कॉर्पस की रिट? ए कैसे पहुंचेगा कोर्ट तक? ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए का ए के बिहाफ पर एनीवन एनी पर्सन, ए के बिहाफ पर ए के बिहाफ पर ए के बिहाफ पर कोई भी, ऑन बिहाफ ऑफ ए, ऑन बिहाफ ऑफ ए, एनी पर्सन कैन फाइल दिस हिबस कॉर्पस। ठीक है, ए के बिहाफ पर कोई भी आदमी हिबस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है। रिट का, इस हिबस कॉर्पस की रिट का मतलब होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस हिबस कॉर्पस की रिट का मतलब होगा, इस हिबस कॉर्पस की रिट का मतलब होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों दोनों एक कमांड दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं किसको? टू एनी अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी टू एनी अथॉरिटी। क्या कमांड देंगे, क्या कमांड दे सकते हैं? टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी। उस आदमी को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 में, सुप्रीम कोर्ट 32 में, तो वह अपने आर्टिकल्स की पावर को यूज करते हुए, 32 226 की पावर को यूज करते हुए कमांड दे सकते हैं किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, एफबीआई हो, कुछ भी हो, टू प्रोड्यूस द बॉडी, कि उस आदमी को हमारे आगे, उस आदमी को जो डिटेन्ड है, इलीगली डिटेन्ड है, उसको हमारे आगे प्रेजेंट करो। ठीक है ना। टू प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट। ठीक है, ठीक है ना। समझ में आई? तो हिबेस कॉर्पस की प्ली क्या होती है? एक कमांड होती है जो हायर कोर्ट्स अथॉरिटी को देते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी अथॉरिटी को देते हैं कि उस आदमी को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, कोर्ट के आगे उस आदमी को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, ठीक है, समझे? मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया और मैंने आपको हिबेस कॉर्पस भी समझाया। ठीक है, तो द रिट इज अवेलेबल वेर अ पर्सन हैज बीन डिटेन्ड बाय एन अथॉरिटी एंड द रीजंस दैट व्हाई द पर्सन हैज बीन डिटेन्ड हैव नॉट बीन गिवन इन सिंपल वर्ड्स। मतलब अगर इलीगली तरीके से किसी को, देखो अगर प्रोसेस के थ्रू, ड्यू प्रोसेस के थ्रू किसी को अगर आपने डिटेन किया है, किसी को अरेस्ट किया है, सो दैट इज वैलिड, वो वैलिड है। उसके लिए हिबेस कॉर्पस प्ली फाइल नहीं कर सकते। हिबेस कॉर्पस आप जब भी फाइल करोगे तो आप इलीगल डिटेंशन के लिए फाइल करोगे। ठीक है, इलीगल डिटेंशन के लिए, कि अथॉरिटी ने किसी बॉडी को इलीगली डिटेन कर लिया, इलीगली। ठीक है ना, गलत तरीके से, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया, सीआरपीसी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, और अनरीजनेबल तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है ना। तो इट इज अ रेमेडी फॉर एन अनलॉफुल डिटेन्ड पर्सन वेदर इन प्रिजन और प्राइवेट कस्टडी। चाहे वो किसी प्राइवेट पर्सन ने उसको अरेस्ट कर लिया हो, मतलब कस्टडी में रख लिया हो, उसको बंद कर लिया हो, आप उसको किडनैपिंग कहो या उसको एबडक्शन कहो या रॉन्गफुल डिटेंशन कहो। ठीक है ना। तो आप उसको, इंडिविजुअल को भी ये रिट फाइल हो सकती है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी रिट फाइल हो सकती है। ठीक है, टू प्रोड्यूस द बॉडी। और
अथॉरिटी के अगेंस्ट तो हो ही सकते हो। अथॉरिटी में मैंने आपको एग्जांपल दिया पुलिस का। अथॉरिटी में, अथॉरिटी तो नॉर्मली आप देखोगे पुलिस पर्सनल के ऊपर ही होती है नॉर्मली, और भी हो सकते हैं इसमें। और अगर इंडिविजुअल की बात करो, इंडिविजुअल की बात करो तो इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं। सपोज एक हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है, और जिन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट शादी कर रखी है, फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी की हुई है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि डब्लू को, सपोज डब्लू के फादर उसको जबरदस्ती अपने घर पर ले जाते हैं, जबरदस्ती अपने घर पर ले जाते हैं डब्लू को शादी करने के बाद। तो मतलब एच और डब्लू ने शादी कर रखी है और डब्लू एच के घर पर रह रही है, और डब्लू के फादर, वाइफ के फादर आते हैं और उसको अपने घर पर ले जाते हैं। इस कंडीशन में एच के पास ये राइट होगा, एच के पास ये राइट होगा कि वो एफ के अगेंस्ट में हिबेस कॉर्पस की प्ली फाइल कर सकता है। क्योंकि क्योंकि लीगली जो वाइफ की कस्टडी है वो किसके पास होनी चाहिए, हस्बैंड के पास होनी चाहिए, ठीक है ना, लीगली तौर पर। और ये इलीगली तरीके से डिटेन किया गया, इसको माना जाएगा कि फादर ने इलीगल तरीके से अपनी डॉटर को डिटेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल, इस तरीके के केसेस होते हैं, आप देखोगे कोर्ट में भी आप देखोगे इस तरीके के केसेस। तो आई होप आप अब काफी कुछ समझ गए होंगे हिबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है और हिबेस कॉर्पस कब अप्लाई होती है, कौन लगा सकता है। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट और बता दूं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रेस जुडिकाटा नॉर्मली जनरल केसेस में रेस जुडिकाटा रेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है ना। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कि रेस जुडिकेटा डू नॉट अप्लाई ऑन अप्लाई ऑन हिबेस कॉर्पस। ठीक है, ठीक है, हिबेस कॉर्पस पे रेस जुडिकाटा की प्ली अप्लाई नहीं होती है। अगर एक बार हाईकोर्ट में आपने लगाया, सपोज 226 में आपने लगाई नीचे हिबेस कॉर्पस, और वहां से डिसाइड हो गई, वहां से आपके चाहे फेवर में डिसाइड हो चाहे अगेंस्ट डिसाइड हो, तो आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हिबेस कॉर्पस अप्लाई नहीं होती, सॉरी रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता हिबेस कॉर्पस के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक सफिशिएंटली बता दिया मैंने आपको और समझ आ जानी चाहिए आपको अभी तक। तो आगे मूव करते हैं मैंडमस की रिट पर। सेकंड रिट हमारी आती है मैंडमस की। ठीक है, ठीक है, तो हिबेस कॉर्पस हमने देख ली। सेकंड बात करते हैं मैंडमस की। मैंडमस क्या है? मैंडमस का मतलब होता है इट मीन्स द ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर कौन करता है? ऑब्वियसली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेंगे, है ना। तो हाई कोर्ट करेगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते हैं, किसको ऑर्डर करेंगे, किसको ऑर्डर करेंगे? वो ऑर्डर करेंगे अथॉरिटी को या फिर गवर्नमेंट को, है ना, ऑर्डर करेंगे। क्या क्या ऑर्डर करेंगे? टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, टू डू और टू नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, नॉर्मली ये पब्लिक ड्यूटी के लिए होती है। सपोज एमसीडी अपना काम नहीं कर रही, सपोज एमसीडी को रोड बनाना है या एमसीडी को कोई सीवरेज मेंटेन करना है या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को अपनी कोई पब्लिक ड्यूटी करनी है और वो उस ड्यूटी को कर नहीं रहे हैं, है ना। किसी के ऊपर कोई पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक ऑफिस कोई होल्ड करता है आदमी, और उसके पास पब्लिक ऑफिस होल्ड करेगा तो पब्लिक ड्यूटी होगी जो उसको ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसकी वो तनख्वाह ले रहा है, और वो उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉट परफॉर्मिंग, वो उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है। सपोज एसडीएम का काम है, वो अपना काम नहीं कर रहा, या
रजिस्ट्रार का काम है रजिस्ट्री करना, और रजिस्ट्री नहीं कर रहा। या एमसीडी ऑफिसर कमिश्नर का इनका काम है मेंटेन करना रोड्स को या सीवरेज, जो भी एक्सेट्रा एक्स वाई जेड इनका वर्क है, एंड दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, तो वो मैंडेमस के लिए रिट फाइल कर सकते हैं। और उसमें इस कंडीशन में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट आप बोल सकते हो कि सुपीरियर कोर्ट में रिट फाइल करेंगे। और रिट से क्या होगा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेंगे उस अथॉरिटी को, ऑर्डर करेंगे उस अथॉरिटी को टू डू देयर वर्क, कि वो अपना काम करे, है ना। इट इज एन ऑर्डर बाय सुपीरियर कोर्ट कमांडिंग एन अथॉरिटी, उस अथॉरिटी को कमांड करेंगे, उस अथॉरिटी को कमांड करेंगे, या कोई भी पर्सन जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड होती है। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस मतलब कंपनी जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। क्या क्या कमांड करेंगे कि वो अपना काम करे, या कोई ऐसी चीज है जो उनको नहीं करनी और वो कर रहे हैं उसको, तो उसको ना करें, ठीक है, ठीक है ना। टू डू देयर ड्यूटी, या फिर कोई वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, तो ये भी ऑर्डर किया जा सकता है कि वो उस काम को ना करें, ठीक है, ठीक है, जो उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक सपोज एमसीडी की ही बात कर लेते हैं, दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का किसी रोड को बनाने का काम है सपोज, ठीक है, एंड दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी है ना रोड प्रिपेयर करने की, रोड को मेंटेन करने की, और वो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे या परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन में हाई कोर्ट के पास अगर मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन आती है, तो हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है, कमांडिंग मतलब कमांड कर सकता है अथॉरिटी को कि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करे और उस रोड को मेंटेन करे, ठीक है। तो हाई कोर्ट कमांड करेगा उस अथॉरिटी को टू डू देयर वर्क, ठीक है। या सपोज एमसीडी किसी दूसरे के जुरिस्डिक्शन में किसी दूसरे के जुरिस्डिक्शन में काम कर रही है, तो हाई कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करे, ठीक है ना। कुछ करने का भी ऑर्डर हो सकता है और रोकने का भी ऑर्डर हो सकता है उस काम को, ठीक है, मैंडेमस में। लेकिन ये हाँ, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सिर्फ अथॉरिटीज या गवर्नमेंट को ही इशू होती है, मैंडेमस प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं होगी। प्राइवेट इंडिविजुअल को तो आप नहीं बोल सकते ना कि आप ये काम करो या वो मत करो, बिकॉज बिकॉज सिंपल सी बात है कि वो उसकी ड्यूटी नहीं है, नो वन इज पेइंग हिम फॉर दैट। तो इंडिविजुअल को आप ये रिट इंडिविजुअल के अगेंस्ट लाई नहीं होती, ये रिट अथॉरिटी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही लाई होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आगे आ जाओ, और दूसरी रिट के बारे में बात करेंगे। वो रिट है प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सर्चुररी। ये दोनों रिट आप एक ही साथ समझ सकते हो, एक ही साथ समझ सकते हो ये रिट, ठीक है ना। देखो, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ये रिट कोर्ट से रिगार्डिंग होती है। कोर्ट सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को डायरेक्शन देता है, ठीक है। मैंडेमस अथॉरिटीज को होती है, हिबियस कॉर्पस किसी को भी हो सकती है, और ये रिट प्रोहिबिशन सर्चुररी ये किसको होगी, ये होगी कोर्ट्स को, ठीक है ना। ये कोर्ट्स के अगेंस्ट होती है, यहां लिख देता हूं मैं, ये अगेंस्ट कोर्ट्स होती है, अगेंस्ट कोर्ट होती है, ठीक है, दोनों। अब देखो, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ठीक है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया। अब जो कोर्ट है, अब जो कोर्ट है, मैं इसको नीचे बना देता हूं ऊपर, क्योंकि ऊपर मैं इसको ये नीचे बनाता हूं, रुक जाओ। देखो, हाँ, ये कोर्ट है, ठीक है। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, कुछ भी कोई भी सूट फाइल किया उसने, एक्स वाई जेड, उससे मतलब नहीं है। और कोर्ट कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है। सपोज मैटर ये, सपोज कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है
सपोज बात करते हैं 10 लाख रुपए की। सपोज कोर्ट के पास 10 लाख रुपए की जुरिस्डिक्शन है और ये मैटर है सपोज 15 लाख रुपए की। फिर भी कोर्ट इसको हियर करे जा रहा है, सुने जा रहा है और कोर्ट इसमें डिसीजन देना चाह रहा है। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन कोई भी हो सकती है, पेक्यूनरी भी हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर भी हो सकती है। सब्जेक्ट मैटर सपोज ये फैमिली कोर्ट है और ये मैटर दूसरा हियर कर रहा है, एनआई एक्ट चेक बाउंस का मैटर हियर कर रहा है। या टेरिटोरियल की बात करें तो सपोज ये जो इसमें सपोज ये लैंड का मैटर है और लैंड, ये जो लैंड है ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। कोई भी किसी भी तरीके की जुरिस्डिक्शन हो सकती है। अभी हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। तो सपोज कोर्ट के पास 10 लाख अमाउंट तक के सूट हियर करने की पावर है और ये मैटर 15 लाख रुपए का है। कोर्ट इसको हियर करे जा रहा है। ए ने सूट फाइल करा था, ए को मजे आ रहे हैं कि उसको हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही और नीचे ही मैटर उसका हियर हो रहा है, या उसको हायर कोर्ट में सेशन कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यहाँ बी के पास क्या राइट है कि बी रिट फाइल करेगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फॉर दैट मैटर। बट जैसे मैंने आपको कल एक जजमेंट बताई थी कि वो जजमेंट कहती है कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए ताकि ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स ना हो, ओवरबर्डनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना हो। तो इस वजह से हाई कोर्ट मानते हैं कि हाई कोर्ट वो 226 में एप्लीकेशन लेकर हाई कोर्ट के पास जाता है कि इसको, इस केस को प्रोहिबिट किया जाए। इस कोर्ट को, केस कह रहा हूं, हाई कोर्ट ये डायरेक्शन दे कोर्ट को कि वो इस मैटर को हियर ना करे और रुक जाए यहीं। तो रुक जाने को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिट होना। रुक जाने को क्या बोलते हैं? प्रोहिबिट होना। ठीक है, तो बी, बी जो है वो रिट के थ्रू कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट को, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोका जाए, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाए जजमेंट देने से। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाए इस मैटर को सुनने से, क्योंकि ये मैटर इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये कोर्ट के अगेंस्ट में लाई करती है। सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को ये रिट इशू करता है अगर वो कोर्ट, अगर वो इंफीरियर कोर्ट जो नीचे कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके कोई काम कर रहा है तो उस कोर्ट को रोका जा सकता है। और उसको रोकने का प्रोसेस क्या होगा? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन फाइल होगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट डायरेक्शन करेगा इस कोर्ट को। हाई कोर्ट अपने नीचे वाले कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्ट करेगा कि वो इस मैटर को ना सुने। ठीक है, मतलब प्रॉपर अथॉरिटी सुने, जो जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो सुने और ये ना सुने। इसको बोलेंगे रिट ऑफ प्रोहिबिशन। रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसी में बात करते हैं रिट ऑफ सर्चुरेरी की। रिट ऑफ सर्चुरेरी क्या होती है? रिट ऑफ सर्चुरेरी क्या होती है? वो भी कोर्ट के अगेंस्ट में लाई होती है, वो भी सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को इशू करता है। लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें कोर्ट ने जजमेंट दे दी। सपोज यहां पर कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी। ठीक है, जजमेंट हो गई डन। यहां पर कोर्ट ने जजमेंट पास कर दी तो अब लाई करेगी रिट ऑफ सर्चुरेरी। अब यहां पर इस जजमेंट के अगेंस्ट में, इस जजमेंट के अगेंस्ट में लाई करेगी रिट ऑफ सर्चुरेरी टू टू क्वैश दिस जजमेंट। इस जजमेंट को क्वैश करने के लिए कि ये जजमेंट गलत है, क्योंकि ये कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर इस मैटर को डिसाइड किया है। तो ये हो गई रिट ऑफ सर्चुरेरी, और पहले ही रोक देने, जजमेंट से पहले ही रोक देने को रिट ऑफ प्रोहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, डन। ये दोनों रिट भी हो गई। अब हमारे पास एक लास्ट रिट है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यो वारंटो। ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है। क्यो वारंटो मतलब, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, अथॉरिटी।
किस अथॉरिटी से, क्यो वारंटो। अब मैं आपको बताता हूं क्यो वारंटो क्या होती है। सपोज एक पब्लिक ऑफिस है, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल है, सपोज ये पब्लिक ऑफिस है जज का मतलब ये सीट है जज की, और सपोज आपने एग्जाम दिया और आप जज बन गए, सपोज ये ए पर्सन है और ये एग्जाम देकर जज बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, जज, ठीक है। तो अब सपोज इसकी 10 साल हो गए इसको काम करते हुए, 10 साल हो गए, 10 years हो गए इसको वर्किंग। और अब क्या होता है कि जब तक सपोज 10 या 20 साल मान लो, सपोज 20 years हो गए इसको, 20 years में सेशन भी हो गया, प्रमोशन हो गया, सेशन जज भी बन गया। अब क्या होता है कि ए सोचता है कि एक एक सन है बी, तो ए सोचता है कि मैं अपनी सीट ना इसको दे देता हूँ बी को, और अभी मैंने तो बहुत 20 साल काम कर लिया, अब मेरे बस की काम करना नहीं है, या XYZ अभी बहुत पैसा कमा लिया, अभी उसको एंजॉय करने का भी टाइम है, और कुछ भी सोचता है ए, और अपनी सीट को, इस जज वाली सीट को बी को दे देता है, और बी को बिठा देता है वहां, बोलता है कि अभी ये सपोज इसकी 25 साल हो गई इसकी एज, सपोज, है ना, हाइपोथेटिकली, और क्योंकि 20 साल तो इसको सर्विस करते हुए ही हो गए, तो ये सोचता है कि बी को अपनी पोस्ट देता हूं और बी को क्या यहां बिठा देता हूं अपनी कुर्सी पर। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, सपोज ऐसा हो गया इसने बी को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया, सपोज ऐसा हो गया इसने बी को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया, तो एक सी पर्सन है, वो सी पर्सन रिट फाइल करेगा, रिट किस बात की रिट फाइल करेगा, वो रिट फाइल करेगा क्यों वारंटो की, और वो रिट फाइल करके इस बी से पूछेगा, बी से क्या पूछेगा, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप इस सीट पर बैठे हो, किस अथॉरिटी से आप इस सीट पर बैठे हो, आपने कौन सा एग्जाम क्लियर करा है, आपने कौन सी जुडिशरी क्लियर करी है, किस हक से आप इस सीट पर बैठे हो, ठीक है। इसी तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई भी, सपोज कोई आदमी गलत तरीके से सीट पर बैठा हुआ है, और सपोज किसी की एज सपोज 35 है, और 32 जो है ना, 32 एज है एग्जाम क्लियर करने की, जो लास्ट डेट है, ये जो लास्ट एज है, लेकिन एक आदमी है जो 35 years का है, और 35 years में वो सपोज कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, और फर्स्ट टाइम पर वो आके वहां पर फर्स्ट टाइम अपॉइंट होता है 35 years में। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जहां पर क्वालिफिकेशंस कंप्लीट ना हो, या फिर जो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट ना होती, तो वहां पर ये रिट फाइल हो सकती है, और पूछा जा सकता है उस आदमी से दैट बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। दिस मीन्स दैट व्हाट इज योर अथॉरिटी, बाय दिस रिट एन ऑफिसर और द अथॉरिटी इज आस्क्ड, एक ऑफिसर या एक अथॉरिटी, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी अथॉरिटी हो, उसको पूछा जा सकता है that by what authority, by what mandate or warrant he is holding that office. It is a writ to prevent a person from holding an office which he is not legally entitled to, but it must be a public office and it should be without legal authority. अगर कोई आदमी आपको लगता है कि बिना लीगल अथॉरिटी के, बिना लीगल प्रोसेस के ये उस सीट पर गलत तरीके से बैठा है, ठीक है ना, वो पब्लिक अथॉरिटी होना चाहिए ऑब्वियसली, प्राइवेट में तो कौन फाइल कर सकता है, प्राइवेट में तो कोई भी बिजनेस ओनर का जो सन है वही बैठेगा वहां तो, बट पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक सीट पर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, पब्लिक ऑफिस में ऐसा नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि कोई आदमी गलत तरीके से किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है, गलत तरीके से वहां पर बैठा हुआ है, तो ये रेट लग सकती है क्यू वारंट होगी, और इसमें हायर अथॉरिटी जो कोर्ट्स हैं वो उस पर्सन से ये पूछ सकते हैं, इस रिट का मतलब ये होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, तो कोर्ट पूछेंगे बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग ऑन दिस पोस्ट,
यू आर सिटिंग ऑन दिस पब्लिक पोस्ट। ठीक है, तो ये है क्यू वारंटो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू वारंटो के रिट। तो पांचों रिट मैंने आपको, मेरे को लगता है कि सफिशिएंट तरीके से समझा दी। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दूसरी वीडियो लाके कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। वैसे मेरे हिसाब से इतनी कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं, और आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो, वीडियो को दोबारा से सुन सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक पांचों रेट हो गई, 32 to 26 कंप्लीटली हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।